हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज का जो सेशन है वो हमारा है क्या चीज, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपना मेंडल लॉ या लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल को पढ़ने से पहले मेंडल की कहानी का रिवीजन जल्दी से आप बच्चे बता दे तो जल्दी जल्दी। हम कल बताए थे कि मेंडल का क्या क्या दिक्कत थी जी, मेंडल क्या क्या किए थे। शुरुआत में उनका जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था जी, किसान परिवार में। लेकिन वो अपनी पढ़ाई वियना यूनिवर्सिटी से करने के बाद एक शिक्षक भी बने, प्रधान अध्यापक का भी पोस्ट ग्रहण किए, फिर चर्च के पादरी बने। उस दौरान वो अपने क्या किए जी, हेरिडिटी के बारे में रिसर्च करना शुरू किए, मटर के पौधों के ऊपर, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का नियम, लॉज ऑफ मेंडल, लॉज ऑफ मेंडल, मेंडल का नियम। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। मेंडल के नियम, सबसे पहला नियम था युग्मकों को चुनना। युग्मकों को चुनना, युग्मकों को चुनने का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा बताइए, मैं आप लोग को बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, अरे यार ये कितना इंक निकल रहा है जी। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, युग्मकों का चुनना मतलब क्या हुआ। प्रारंभ में युग्मकों का चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। मान लीजिए कि हम आपको चना का ढेर दे दिए, एक बोरा चना। अब उसमें से कहेंगे कि आप प्योर चना को अलग कीजिए, तो कौन सा अच्छा चना है, कौन सा खराब चना है, जिसमें खराब चना, अच्छा चना, आधा खराब आधा अच्छा, इस तरह का चना हो, तो आपके लिए सबसे कठिन होगा उसको अलग अलग चुनना। तो मेंडल्स का पहला लॉ था, क्या लॉ था जी, युग्मक कारकों का नियम कहेंगे या शुद्ध जातियों का चयन करना। ये पहले उनकी बात थी। दूसरा बात क्या था, प्रभाविता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्रभाविता, प्रभाविता का नियम। कल हम आपको बताए थे कि जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। कल ये बातें बताए थे, आप लोग को पता है, कल ये बातें हम बताए हैं जी। जो दिखाई देता है वो प्रभावी, और जो ना दिखाई दे वो अप्रभावी होता है। चलिए इसका हम एग्जाम्पल आप लोग को समझाते हैं। मान लीजिए कि ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों का दोनों आपस में कंबाइंड होता है, तो बनता है क्या है जी, इस तरह के इस तरह के बनेंगे अपने गैमेट्स, बनेगा ना जी। तो देखिए इसमें पहला प्रथम पीढ़ी जो बना, जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, प्रथम पीढ़ी, इस पीढ़ी में क्या दिखा जी, इस पीढ़ी में दिखा क्या कि जो ये युग्मक बने हुए हैं, जो ये युग्मक बने हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी लक्षण दिख रहा है, प्रभावी लक्षण। तो जब प्रभावी लक्षण दिखता है ना, तो उसे ही हम प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं जी, प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं। ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के समय मेंडल्स को दिखा था। दूसरा चीज क्या दिखा था कि जो लक्षण प्रभावी है, जब ये संकरण करवाए आगे की तरफ, तब इनको एक और चीज दिखा। क्या दिखा जी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम जी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये क्या होता है लल्ला, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मैं आपको समझाता हूं। ये था अपना कौन सा जनरेशन, F2 पीढ़ी, जिसे हम लोग कहते हैं F2 पीढ़ी। ये द्वितीयक पीढ़ी है, सेकेंड फिलियल जनरेशन, इसे सेकेंड फिलियल या F2 फिलियल जनरेशन कहते हैं, सेकेंड फिलियल जनरेशन। इसमें क्या दिखा कि ये जो है एक प्योर दिख रहा है, ये जो दो है हाइब्रिड दिख रहा है, दिख रहा है ना जी। ये जो है एक, ये क्या दिख रहा है, फिर बहुत छोटा यानी कि बौना दिख रहा है। तो मेंडल ने क्या देखा कि जो लक्षण प्रभावी था, मतलब ऊपर दिखाई दे रहा था, और जो अप्रभावी था, जो मतलब छिप चुका था, वो कभी ना कभी अलग होगा, वो कभी ना कभी अलग होगा। और इसी अलग होने के नियम को उन्होंने कहा, क्या कहा, तो स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब आजाद, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
ये जो नियम होता है ना जी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम देखी जा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कभी ना कभी स्वतंत्र रूप से ये अलग हो जाएंगे। यही मंडल अपना प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद एक और चीज देखे, क्या देखे, चलिए ये तो हो गया अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या हो गया जी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मंडल इतने में चुप नहीं हुए। मंडल ने अब इतना में उनको पेट नहीं भरा जी, उनको संतुष्टि नहीं मिला। अब ये क्या करने लगे, अब ये लगे करने स्वतंत्र अपव्यूहन को, नियम को मतलब खोजने के बाद ये लगे और लंबा रिसर्च करने। क्या रिसर्च किए, अब अपना जो अगला एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाता है जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्वि संकर संकरण, द्विसंकर संकरण ये करवाए जी। चलिए हम इसको समझते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस को या द्विसंकर संकरण को, कि ये होता क्या है। तो मेंडल ने जब दो जोड़े लक्षणों के बीच, कितने जोड़े लक्षण बबुआ, दो जोड़े, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण में क्या देखे थे, एक संकरण में देखे थे एक ही लक्षण, लंबा था तो सिर्फ लंबा, उसका फूल कैसा था, फल कैसा हुआ, कौन सी जाति से आया, ये सब कुछ नहीं देखे थे। लेकिन मंडल अपने अगले प्रयोग में क्या किए, दो जोड़े लक्षणों के बीच संकरण कराए। एक लिए जो लक्षण था कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, तो आप बताओ इसका उल्टा क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अरे यही ना बनेगा लल्ला। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा वो समझ लीजिए। वाई का मतलब येलो यानी कि पीला, पीला। अच्छा, आर का मतलब राउंड यानी कि गोल, राउंड मतलब कि गोल। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये देखिए ये है पीला तो एक हो जाएंगे पीले, अगर बात होगा तो दूसरा हो जाएगा हरा, दूसरा हो जाएगा हरा। और ये जब राउंड की बात है तो ये हो जाएगा झुर्रीदार, झुर्रीदार इस तरह के। देखिए देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, ठीक है। अब इन दोनों में आप चाहो तो एक संकर संकरण करवा सकते हो, जैसे ये और ये हम करवाते हैं तो युग्मक बनता है अपना ये। अरे फिर करवाएंगे फिर यही मिलेगा, अरे फिर करवाएंगे अगर तो यही चीज मिला हमें, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, दो युग्म कैसे हमें मिले, अरे मिला ना। फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस करवाएंगे अगर तो स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही दो युग्मक मिल रहे हैं। अरे मिल रहा है ना जी कि नहीं मिल रहा है, जल्दी से बताओ तो। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक को इसके साथ संकरण करवाता हूं। तो अब बताओ कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई के साथ मिलेगा तो ऐसा युग्मक बना लेगा, जब कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो ऐसा लक्षण बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब बताओ जल्दी से सभी बच्चे, अरे बनेगा ना, ये दोनों इन दोनों के साथ मर्ज होगा तो ऐसे नहीं बनेगा, आर आर की जगह ले लेगा, वाई वाई की जगह ले लेगा। फिर बताओ तो ये इसके साथ मिलेगा तो सेम वही कंडीशन, बन गया कि नहीं बन गया जी, बन गया, बिल्कुल सही बात है जी। अब ये जनरेशन बना जिस जनरेशन का नाम दिया गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसे हम लोग प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रथम पीढ़ी। तो अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का द्वितीय पीढ़ी बनाइए। ये एक बड़ा वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, छोटा वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसी तरह बड़ा वाई दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, छोटा वाई दोनों आर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। समझ रहा है, तो बनेगा क्या, चलिए मैं दिखाता हूं जी। अब ये इसके साथ आर जो होगा ये जब संकरण करेगा तो ऐसा युग्मक बनेगा। फिर यही वाई इस छोटे वाले के साथ मिलेगा तो ऐसा बनेगा। फिर ये वाई इस बड़े वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐसा लक्षण बनेगा। फिर यही वाई इस आर के साथ मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जी। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। उसी तरह से हम इसमें भी करवाएंगे तो वही मिलेगा हमें,
क्या चीज? चार यहां पे भी युग्मक बने, चार यहां पे भी युग्मक बने, बना ना। अब बताओ, ये जिस तरह ये है प्रथम पीढ़ी नहीं है, इसके बाद की आगे की प्रक्रिया प्रथम पीढ़ी होगी। अब इन दोनों के अंदर यानी कि ये वाले और ये वाले के अंदर जब संकरण करवाएंगे तो लाइनिंग खींचने में दिक्कत होगी कि नहीं, इसीलिए मंडल साहब क्या किए, इसको बना दिए चेकर बोर्ड पे। कैसे बना दिए जी? चेकर बोर्ड पे। चेकर बोर्ड पे बना दिए जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, चेकर बोर्ड पे 16 खंड बनना चाहिए। बन गए ना जी? चेकर बोर्ड पे दिखा दिए। ये वाला जो युग्मक है इन चारों की जगह पर रख दीजिए, ठीक है। फिर यही चार को यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो वही सेम वाला अप्लाई यहाँ पे भी कर देते हैं। नहीं समझे क्या किया हम? जल जल चलिए एक वाले को इस साइड में लिख देते हैं और एक वाले को इस साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख दे वाई आर आर वाई आर बन गया, ठीक है। चलिए अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई। आर आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर आर। अरे बनेगा ना लल्ला, बिल्कुल बनेगा। फिर यही इसके साथ भी, यानी कि ये वाला चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला चारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब जाकर ये पूरा खंड अपना भरेगा, फुलफिल होगा। तो चलिए फर्स्ट वाला तो कर दिए, सेकंड वाला में देखिए कैपिटल वाई है मिलेगा तो कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर है, स्मॉल आर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसी तरह इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर मिला ना जी। फिर लास्ट वाला में वही कीजिए। अरे बाबू ये छोटा है ना जी, छोटका ना है, हम बड़का लिख दिया है, कंफ्यूजन। तो आपका ये क्या हुआ, मेंडल ने अपने पूरे डाई हाइब्रिड क्रॉस को किया और अनुपात निकाला। क्या रेशियो निकाला जी? कि 3:9:3:3:1। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, मेंडल के डाई हाइब्रिड या द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक यानी कि बाह्य रूप से दिखाई देने वाले रेशियो क्या थे? तो याद रखिएगा 9:3:3:1 यही अपना था मेंडल का क्या, कौन सा रेशियो जी? तो फिनोटाइपिक रेशियो। अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो जल्दी से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, फिर मैं आगे की ओर नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ता हूं जी, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स क्या है? वो टॉपिक्स क्या है जी? वो है क्रोमोसोम। वो है क्या चीज? क्रोमोसोम। अच्छा आप बताइए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन क्यों कहते हैं जी? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, क्योंकि कि इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक्स का नेव रखा था जी, शुरुआत किया था, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं और इन्हीं का नाम को हम लोग याद भी करते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है इसी के बारे में, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझिए, हमारी जो शरीर है जी वो निर्मित है एक छोटा सा चीज जिसका नाम है, क्या नाम है जी? तो इस छोटा सा लल्ला सा चीज का नाम है सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। इस कोशिका के अंदर एक छोटा सा गोलाकार भाग होता है जिसे अपन हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या बोलता है जी? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर रस्सी की तरह एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, उस छोटी सी संरचना का नाम होता है क्रोमैटिन। क्या नाम होता है जी? क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है ना, तो यही छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है तो बनता है अपना क्रोमोसोम। क्या बनता है जी? क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम के छोटे छोटे खंडों को यदि हम यहां से इसको तोड़े तो बनेगा क्या? तो अगर हम इसको खींच दें बिल्कुल तो छोटा छोटा हमें मिलेगा इस तरह खंड,
और इस खंड का नाम पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा जी? तो इस खंड का नाम पड़ेगा अपना डीएनए। इसका नाम क्या पड़ेगा? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, एक सेल के केंद्रक में, लेकिन ऐसे ही नहीं होता है, ये बिल्कुल छोटे छोटे खंड होता है। ये छोटे छोटे खंड आपस में मिलते हैं तो बनता है क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम बहुत सारे यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम हमारे अंदर है, इस तरह 23 जोड़ा क्रोमोसोम अगर हमारे बॉडी में रहेगा ना, तब जाकर एक केंद्रक बनेगा और सेल के अंदर ये उपस्थित है 23 जोड़ा। ये आपको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा जी? क्रोमोसोम की खोज कौन किए थे? आप लोगों को पता हो तो जल्दी से बताइए, तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी कौन किए थे? स्ट्रैसबर्गर नामक एक वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे जी? स्ट्रैसबर्गर। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये खोजा था कि क्रोमोसोम होता है। क्या होता है जी? क्रोमोसोम होता है। और ये क्रोमोसोम की डिस्कवरी यही किए थे और बताए थे कि क्रोमोसोम के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है जो विभिन्नता का कारण बनता है। कोई दिक्कत? और मेंडल ने इसी को क्रोमोसोम उस समय नहीं कहा था, एक चीज कहा था, फैक्टर, कारक, कि आखिर ये जो विभिन्नता देखी जा रही है कैसे दिखी जा रही है, कारक की मदद से। लेकिन जब खोजा गया क्रोमोसोम के बारे में, स्ट्रासबर्गर खोज दिए, वाटसन इसका नामकरण जब वगैरह हो गया, बिल्कुल इसके बारे में डिस्कवरी हो गई, तब जाकर इसको उपाधि दिया गया कि यही जिम्मेदार है जितनी भी विभिन्नता हो रही है। तो विभिन्नता को पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्रोमोसोम के ऊपर है। और इसकी डिस्कवरी एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था, क्या चीज? सटन। क्या नाम था जी? सटन। SUTTON भी होता है या TON भी होता है, सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी, ये दो वैज्ञानिक दिखे थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ये बताए थे गुणसूत्रीय सिद्धांत को। ये क्या बताए थे जी दोनों मिलकर? गुणसूत्रीय सिद्धांत दिए थे। गुणसूत्रीय सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सटन एंड बोवेरी। क्रोमोसोम के ही विभिन्नता का कारण है, इसके बारे में विस्तार रूप से डिस्कवर किए थे यही सटन एंड बोवेरी, जिसे आगे चलकर क्रोमोसोमल थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसको बिल्कुल कंफर्म कर दिए थे थॉमस हंट मॉर्गन नामक वैज्ञानिक, ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर के ऊपर प्रयोग करके, फल मक्खी के ऊपर प्रयोग करके एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था मॉर्गन। क्या नाम था जी? मॉर्गन। ये मॉर्गन चचा, ये मॉर्गन क्या कर दिए? बता दिए, अरे बिल्कुल सही बात है जो सटन एंड बोवेरी कह रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम जिम्मेदार है किसी भी विभिन्नता का। ये मॉर्गन आकर प्रूफ किए जी, मतलब ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर के ऊपर, जिसे हम लोग फल मक्खी भी कहते हैं, और इस फल मक्खी के ऊपर ये विस्तार रूप से बात बता दी है। कोई दिक्कत? यही क्रोमोसोम जिम्मेदार है जी विभिन्नता। मैं अपने भाई से बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ, रीजन क्या है? यही डीएनए। डीएनए कहाँ है जी? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ है जी? सेल में। समझ में आ रहा है जी? कितना छोटा चीज है। उसी तरह हर एक सरसों का बीज अलग दिख रहा है, रीजन क्या है? डीएनए के सीक्वेंस में गड़बड़ी, डीएनए के छोटे छोटे कणों में गड़बड़ी, और यही गड़बड़ी कारण करता है विभिन्नता का, विविधता उत्पन्न करता है जी, एवोल्यूशन उत्पन्न करता है जी, जीवों के विकास में भी सहायता ये करता है। लगातार विभिन्नता होती जाएगी तो ये परिवर्तन होगा। एक बात मैं बता रहा हूं, जल्दी से आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा समझिए। जापान में बम गिरा था, सबको पता होगा। तो जापान के बच्चे आज भी जापान के जहां पे बम गिरा है, वहां के बच्चे अपाहिज या हैंडीकैप ही होते हैं। रीजन क्या है? कि वहां का बम का रेडिएशन इतना खतरनाक था कि जाकर डीएनए के सीक्वेंस को गड़बड़ कर दिया जी। और ये सीक्वेंस गड़बड़ होने के चलते आज भी वो सीक्वेंस सही नहीं हो पाया, जिसके चलते जितने भी संतान हो रहा है वो सबके सब क्या हो रहा है जी? अपाहिज हो रहा है। तो यही डीएनए जिम्मेदार है विभिन्नता का।
आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट में अगर किसी भी तरह का आपका डाउट हो तो बिल्कुल बिंदास सवाल पूछिए, और नहीं उसमें पूछना है तो आप मेरे नंबर पे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।